है ना। और राजस्थान में थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पर है ना जो पेपर भी तो लीक हो जाते हैं, है ना। और गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आदमी को है ना कई चरणों से गुजरना पड़ता है भाई। पढ़ना भी पड़ता है, एग्जाम भी देनी पड़ती है, उसके अलावा फिर आंदोलन भी करने पड़ते हैं, है ना। तो वो यहाँ पर औसत जीवन काल थोड़ा कम हो गया, क्योंकि कई ऐसी चीजें होगी तो मारे जाएंगे बेचारे वैसे ही, है ना, पुलिस। इसलिए तो औसत जीवन काल होता है ना, वो आबादी का लक्षण होता है, और अधिकतम जीवन काल जो है वो जाति का लक्षण हो गया। ये कहना चाह रहा है। और बताओ, पहले वाले पोर्शन में और कोई डाउट है बेटा आप लोगों को? नहीं है? आगे बढ़े। अच्छा, और जो AIATS का सिलेबस मैंने आप लोगों को कहा था पढ़ने के लिए, वो हो गया तैयार? बायो में जैसे हो जो गया जो सर। हो गया ना तैयार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? तो उसके डाउट्स वगैरह निकाले आपने पैकेज से? अगर कुछ बच्चों ने मुझे सेंड कर, देखो मुझे सेंड कर रखे हैं काफी सारे बच्चों ने क्वेश्चन, मैं बता नहीं पाया। अगर किसी बच्चे ने RM8 में कोई डाउट सेंड कर रखे हैं तो वो बोल दो एक बार, कि उनको बता दूं मैं, और फिर आगे बढ़े अपन। डाउट्स वगैरह सेंड कर रखे हैं बेटा आप लोगों ने? हाँ, एक बार बेटा वो मार्क करके भेज दो मुझे, आप व्हाट्सएप पर मार्क करके भेज दो, मैं बता देता हूँ अभी। एक मिनट, देखो, हार्मोन क्रिया की स्वीकृत अवधारणा के अनुसार यदि ग्राही अणु को लक्ष्य अंग से निकाल दिया जाए तो लक्ष्य अंग बिना किसी अंतर के हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता रहेगा। गलत है। हार्मोन के प्रति अनुक्रिया नहीं करेगा, सही बात है। हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करेगा लेकिन उच्च सांद्रता में, और हार्मोन के प्रति विपरीत प्रकार से अनुक्रिया करेगा। सेकंड ऑप्शन आएगा बेटा, क्योंकि रिसेप्टर ही हटा दिया तो फिर इंफॉर्मेशन जाएगी कैसे, है ना। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आएगा, क्योंकि ग्राही हार्मोन विशिष्ट है, आपने रिसेप्टर को रिमूव कर दिया तो कोई मैकेनिज्म नहीं होगी बाद में फिर, ठीक है। जैसे ये डायबिटीज जो टाइप 2 होती है, तो टाइप 2 में अपन ने बताया था ना, इंसुलिन तो बनता है लेकिन रिसेप्टर कोई रेस्पॉन्स नहीं करते, तो वो ये वाली चीज ही तो है जो आपने क्वेश्चन सेंड किया है मुझे, ठीक है। और कोई डाउट बेटा? जब एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है तो एफएसएच की मतलब इनहिबिट करता है ना वो एफएसएच को, सब वो वाला कंसेप्ट। वो तो ज्यादा मात्रा FSH आएगी तो एस्ट्रोजन नहीं करता है नेगेटिव फीडबैक। एस्ट्रोजन भी कर रहा है लेकिन वो इनहिबिन हार्मोन वहां से आ रहा है, तो अब वो तो आप वेरी करेगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात कर रहे हैं, फीमेल में बात कर रहे हैं, है ना। तो वो इनहिबिन हार्मोन के थ्रू नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है। और कोई बात बेटा इसमें? नहीं? आगे बढ़े। ठीक है, अब आगे ध्यान दो। देखो अभी अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप पेपर सॉल्व करवाने वाले थे ना? अरे अभी तक तो कई लोगों ने सोल्व नहीं किए पूरी तरह से, तो ऐसे में तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा करवाने से। मैंने आप लोगों को कहा तो था कि भाई नेक्स्ट वीक में सारे बच्चे ने एक बार ये निकाल के लेके आना इसके डाउट्स वगैरह, तभी तो फिर आगे अपन वो पेपर सोल्व करवाएं। अब तुम लोग ऐसे डिले करते रहोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, पेपर सोल्व कराने से टाइम और खराब होगा। तो इससे बढ़िया तो या फिर तो यही कर लो, भाई तुम लोगों को नहीं पढ़ना है तो फिर मैं वैसे ही उसको MS टीम पर अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि जो कहते हैं उनको बात तो माननी चाहिए ना फिर। चलो छोड़ो, खैर आगे देखो। मानव जनन। मानव एक लिंगी है, जरायुज है, स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, और जनन तंत्र मानव में श्रोणी भाग में पाया जाता है। श्रोणी भाग मतलब होता है पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, जिनमें दो टाइप के ऑर्गन्स होंगे बेटा, प्राथमिक जननांग और द्वितीयक जननांग। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन को गोनेड्स या जनद भी कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक जननांग को ही बोलते हैं। देखो वे अंग जिनमें युग्मक बनते हैं तथा लिंग स्टेरॉइड हार्मोन स्रावित करते हैं वे प्राथमिक जननांग कहलाते हैं।
है ना, लिंक्ड स्टेरॉइड हार्मोन, क्योंकि जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो तो सारे स्टेरॉइड होता है, जैसे एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। जैसे नर में तो एक जोड़ी वृषण और मादा में एक जोड़ी अंडाशय, ये प्राथमिक जननांग हो गए, ठीक है बेटा। फिर आगे देखो, द्वितीयक जननांग में वे अंग जो युग्मकों को पोषण, है ना, युग्मकों को पोषण सुरक्षा व मार्ग प्रदान करते हैं, आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। जैसे मान लो कि वृषण में शुक्राणु बने, अब वृषण से शुक्राणु बाहर कैसे निकलेंगे, तो उसके लिए जैसे शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिनी फिर स्खलन वाहिनी में खुलती है, स्खलन वाहिनी फिर मूत्र मार्ग में खुलता है ना। तो ऐसे ये युग्मकों को आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रदान कर रहे हैं, युग्मकों को पोषण प्रदान कर रहे हैं और उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, तथा भ्रूण परिवर्तन में भी सहायक होते हैं। जैसे मादा में गर्भाशय, ठीक है, जहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, द्वितीयक जननांग कहलाते हैं। द्वितीयक जननांग में हम 3 प्रकार की कैटेगरी में ऑर्गन्स को पढ़ेंगे, जैसे सहायक जनन नलिका, सहायक जनन ग्रंथि और बाह्य जननांग, ये सारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जहां पर गैमेट्स बनते हैं और स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन्स बनते हैं, जैसे टेस्टिस और ओवरी। और सेकेंडरी ऑर्गन उनको बोलते हैं जहां पर गैमेट को न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, आगे बढ़ने के लिए रास्ता उनको मिल रहा है, भ्रूण परिवर्धन में सहायक है ना। तो वो ऑर्गन जो इन फंक्शन में हेल्प करेंगे उनको सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कहेंगे। या फिर सीधा सा देख लो कि जनन तंत्र में वे अंग जो ना युग्मक बनाते हैं और ना स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन स्रावित करते हैं, तो जनन तंत्र के उन अंगों को सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन हम कह सकते हैं। आई बेटा बात समझने में? तो प्राइमरी में सेकेंडरी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलो ठीक है। अब आगे देखो बेटा, जननांगों का विकास, है ना, इसमें मैं आपको केवल 2 पॉइंट या 3 पॉइंट अपन देखेंगे, है ना, कि उन 3 पॉइंट को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। देखो बेटा, जैसे भ्रूणीय वृक्क या एड्रिनल ग्रंथि के पास में, ठीक है, एम्ब्रियोनिक किडनी, या फिर देखो किडनी के ऊपर ही तो एड्रिनल ग्रंथि होती है ना। तो भ्रूण के अंदर जो वृक्क या एड्रिनल ग्रंथि के पास में जो प्रारंभिक जनद, मतलब प्रीमोडियल गोनेड्स अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ना वो अभी तक बने हैं, है ना, इसीलिए हमने इनको प्रीमोडियल, प्रारंभिक जनद नाम दिया। मीजोडर्मल मास के रूप में विकसित होते हैं। मास, मीजोडर्मल मास का मतलब क्या होगा? मीजोडर्मल कोशिकाओं का समूह है जो आगे जाकर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाते हैं, है ना, तो उनको हम कह रहे हैं। तो मीजोडर्मल मास का मतलब यही समझना कि मीजोडर्मल कोशिकाओं के समूह को मीजोडर्मल मास कह रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो बेटा, मीजोडर्मल मास, ये जो सर्किल देख रहे हो आप, इस तरह से बना हुआ है, जिसमें बाहर वाली कोशिकाओं को आपने कॉर्टेक्स बोल दिया और अंदर वाली कोशिकाओं को हमने मेडुला बोला। यहाँ पे आई बात समझने में? तो मीजोडर्मल मास कॉर्टेक्स और मेडुला के रूप में विभेदित हो गया। अब अभी तक देखो, ये जो भ्रूण है उसमें ना तो टेस्टिस बने हैं ना ओवरी बनी है ना, ये इस तरह से संरचना बनी हुई है, समझ रहे हो? जैसे उसकी जो किडनी है भ्रूण अवस्था में, तो उसकी किडनी के पास सातवीं की जो गर्भावस्था होती है, तो उस दौरान इन कॉर्टेक्स और मेडुला से वृषण और अंडाशय का विभेदन हो जाएगा कि उससे टेस्टिस बनना है या उससे मतलब कि ओवरी बननी है। तो वो जो डिफरेंशिएशन होता है वो कब होता है? 7वें सप्ताह में होता है ना। तो 7वें सप्ताह में नर और मादा अलग अलग, मतलब उनके जननांग दिखने लग जाएंगे। जैसे मेडुला भाग तो टेस्टिस, वृषण बनाएगा, और कॉर्टेक्स भाग क्या करेगा? ओवरी बना लेता है, ठीक है। समझने में आई बात कि मेडुला पार्ट तो वृषण में विभेदित हो जाएगा और कॉर्टेक्स वाला पार्ट ओवरी में डेवलप हो जाएगा। अब इनका जो डेवलपमेंट होता है ना बेटा, ये एक जेनेटिकल प्रोसेस है ना। देखो, हम 2 प्रकार के प्रक्रियाओं की बात करते हैं, एक होता है हार्मोनल प्रोसेस और एक होता है जेनेटिकल प्रोसेस, ठीक है। जैसा बनना ये एक जेनेटिकल प्रोसेस है,
ठीक है। और फिर बाद में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो आते हैं, लैंगिक द्विरूपता आती है, वो फिर एक हार्मोनल प्रोसेस है। ठीक है। तो जैसे मान लो कि जो विभेदन होता है ना बेटा, कि नर और मादा में जो लिंग निर्धारण होता है, सेक्स डिटरमिनेशन होता है, वो सेक्स डिटरमिनेशन तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ही हो जाता है। वो तो निषेचन के समय निर्धारण हो जाएगा कि नर बनेगा या मादा बनेगी। समझ रहे हो कैसे? कि अब देखो, अंडाणु में फीमेल के सभी गैमेट में एक ही प्रकार के गुणसूत्र मिलेंगे, एक्स क्रोमोसोम, है ना? अरे 44XX होता है ना, तो सभी में एक्स क्रोमोसोम मिलेगा। और नर में 50% शुक्राणुओं में एक्स गुणसूत्र और 50% में वाई गुणसूत्र मिलेगा। अगर एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु किसी भी अंडे को निषेचित करेगा तो फीमेल बनेगी, और वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु किसी भी अंडे को निषेचित करेगा तो मेल बनेगा। तो ये बात समझने में आई? तो ये जो डिटरमिनेशन होता है ना कि मेल बनना है, फीमेल बननी है, वो तो उसी समय निर्धारण हो जाता है जब जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होगा, उसी टाइम पर ही डिटरमिनेशन हो जाएगा। बात समझने में आ रही है मेरी? लेकिन उस समय केवल ये डिटरमिनेशन हुआ है कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगी, गोनेट्स के डिफरेंशिएशन की पता लग गया कि ये तो है ना मेल बनेगा या फिर ये मान लो फीमेल बनेगी। लेकिन आप जब उसमें ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर मेल बनेगा तो टेस्टिस तो नहीं बने अभी तक, तो उन टेस्टिस का जो डिफरेंशिएशन है वो कब होगा? होगा 7वें सप्ताह में होगा। तो हम यहां पर इसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये टेस्टिस और ओवरी बनते कैसे हैं। आपको ये तो पता लग ही गया कि ये एक जेनेटिकल प्रोसेस है, जिस प्रकार का क्रोमोसोम होगा, सेक्स क्रोमोसोम, उसी के अकॉर्डिंग ये सब चीजें बननी होती है। अब जैसे मान लो कि एक वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु किसी अंडे को फर्टिलाइज करता है, तो ये तो कंफर्म है कि लड़का होगा, है ना, कि वहां पे मेल बनेगा। लेकिन अब उसका डिफरेंशिएशन होगा कैसे, हम उस प्रक्रिया को यहां पर पढ़ रहे हैं। बात समझने में आ रही है? अब देखो, नर में क्या हुआ, 7वें सप्ताह में जो मीजोडर्मल मास बना था, उस मीजोडर्मल मास में मेडुला भाग से टेस्टिस बन गए। और अगर फीमेल है तो 7वें सप्ताह में मीजोडर्मल मास के कॉर्टेक्स भाग से ओवरी बन गई। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये जो टेस्टिस है वो भ्रूण अवस्था में अल्प मात्रा में दो हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, एक तो टेस्टोस्टेरोन और एक होता है MIS, मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस। ठीक है, मुलेरियन संदमक पदार्थ और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण अल्प मात्रा में भ्रूणीय वृषण से ही होने लग जाता है। यह आपको शायद एंडोक्राइन में भी मैंने समझाया था, है ना, कि जो स्लाइटली जो अल्प मात्रा में, तो ये भ्रूण अवस्था में हार्मोन्स आने लग जाते हैं। और फीमेल में क्या होगा, भ्रूण अवस्था में कोई हार्मोन श्रावण नहीं होता, ना तो एस्ट्रोजन आएगा ना प्रोजेस्टेरोन आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि फीमेल के अंदर ये जो हार्मोन्स है वो प्यूबर्टी में सिक्रेट होते हैं, जबकि मेल में क्या हुआ, भ्रूण अवस्था में ही अल्प मात्रा में बनने लग गए। क्लियर बेटा? यहां तक की बातें समझने में आई आपको? चलो भाई, अब देखो, प्राथमिक जो जननांग है, वृषण और अंडाशय, उनका तो विभेदन हो गया, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप कैसे होंगे, उनके बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो देखो, द्वितीयक जननांग कैसे बनेंगे। द्वितीयक जननांग में नर और मादा दोनों में, है ना, मेल में और फीमेल में, चाहे मान लो कि वो नर भ्रूण है या फिर मान लो वो मादा भ्रूण है, तो दोनों भ्रूण में मतलब दो प्रकार की नलिकाएं बनती है। एक नलिका को हम बोलते हैं मुलेरियन नलिका, है ना, एक नलिका को हम कह रहे हैं यहां पे मुलेरियन नलिका, और एक नलिका को हम कह रहे हैं वुल्फियन नलिका। तो ऐसे दो प्रकार की नलिकाएं ये दोनों में बनेगी, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये नलिका दोनों में बनेगी, मेल में भी बनेगी और फीमेल में भी दोनों बनेगी। जैसे मान लो नर भ्रूण है, तो नर भ्रूण में वुल्फियन नलिका, मुलेरियन नलिका दोनों डेवलप हुई है। मादा भ्रूण है तो मादा भ्रूण में भी वुल्फियन नलिका और मुलेरियन नलिका दोनों डेवलप हुई है। ठीक है, अब क्या होगा कि वुल्फियन नलिका को ग्रोथ करने के लिए
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिक्वायर्ड होगा कि अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है तो वुल्फियन नलिका ग्रोथ करेगी, क्योंकि ये इससे स्टिमुलेट होती है। और मुलेरियन नलिका के ग्रोथ करने के लिए कोई भी हार्मोन रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, अब देखो फीमेल में क्या हुआ कि मुलेरियन नलिका से मादा में सहायक जननांगों की वृद्धि हो जाती है। जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है ना, वो मुलेरियन नलिका से फीमेल में डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि मुलेरियन नलिका की ग्रोथ के लिए कोई हार्मोन आवश्यक नहीं है। और फीमेल में वुल्फियन नलिका ग्रोथ की नहीं, क्योंकि फीमेल में टेस्टोस्टेरोन होगा ही नहीं, इसलिए वुल्फियन नलिका ग्रोथ नहीं करेगी। आई बेटा बात समझने में। अब नर में देखो, नर में क्या होगा, यहां पर जो वुल्फियन नलिका है ना, जिसको आप आर्किनेफ्रिक या मीजोनेफ्रिक नलिका भी कहते हैं, ये इसी का ही नाम है, से नर में सहायक जननांगों की वृद्धि होती, क्योंकि इसको प्रेरित कौन कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन। आई बेटा बात समझने में। चलो भाई देखो, वुल्फियन का ग्रोथ इसमें हो गया, लेकिन बेटा मुलेरियन की ग्रोथ नर में भी तो हो सकती है ना, क्योंकि उसमें तो कोई हार्मोन रिक्वायर्ड है ही नहीं। लेकिन यहां पर देखो, ये जो मुलेरियन संदमक पदार्थ है, ये नर में मुलेरियन नलिका का संदमन कर देता है। मुलेरियन नलिका का दूसरा नाम क्या होता है, पैरामीजोनेफ्रिक नलिका। ये किडनी के पास में डेवलप होती है। अब मुझे बताओ, आप लोगों को ये दोनों पार्ट समझने में आए नहीं आए? ठीक है, अब देखो मैं आपको बताऊं बेटा, इसमें आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। हमें यहां पर एक तो पॉइंट याद रखना है कि जननांगों का विभेदन गर्भावस्था के 7वें सप्ताह में होता है। मैं तो ये कह रहा हूं, चाहे आप पूरा मत लिखो, है ना, जो मैंने हाईलाइट किया है बस उनको लिख लो। अच्छा, पूरा तो इसलिए लिखने में फायदा रहेगा क्योंकि बाद में जैसे आप एक तो इनको रटोगे तो अब कॉन्सेप्ट समझने में आ जाएगा कि गोनेड्स बनते कैसे हैं। लेकिन मैंने जो 3 चीजें हाईलाइट की है ना, इनको ध्यान रखना। विभेदन गर्भावस्था के 7वें सप्ताह में होगा। मुलेरियन नलिका से मादा के सहायक जननांग बनेंगे, वुल्फियन नलिका से नर के सहायक जननांग बनेंगे। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना, वुल्फियन और मुलेरियन नलिका दोनों भ्रूण में दोनों नलिकाएं बनती है। ठीक है, लेकिन डेवलप कोई एक करेगी वहां पे। अब बताओ भाई, यहां तक के पोर्शन में कोई डाउट है क्या? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लिंग निर्धारण और लिंग विभेदन अलग अलग चीजें हैं। लिंग निर्धारण एक गुणसूत्रीय घटना है, एक जेनेटिकल प्रोसेस है। जो मैंने कहा ना भी आप लोगों को कि लिंग निर्धारण जो सेक्स डिटरमिनेशन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ही हो जाता है कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगी, है ना, वो तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ही हो जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम कौन से वाले क्रोमोसोम्स जाइगोट के अंदर जाएंगे उसी पर डिपेंड करेगा। तो वो गुणसूत्रीय घटना हो गई। और जो लिंग विभेदन है, ये हार्मोनल घटना होती है ना, क्योंकि आप देख पा रहे हैं डिफरेंशिएशन सब हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है यहां पे। तो बताओ भाई, आपको दोनों चीजें समझने में आई नहीं आई यहां तक की? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये चीजें बेटा एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, मैं आपको बताऊं, है ना। ये आप जब पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में यहां तक की कोई भी बातें नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी इन्हें जरूरी होता है पढ़ना, है ना, क्योंकि नहीं तो हमें फिर वही बात है, केवल सरफेसली छोटे छोटे चीजें अपन ने पढ़ लिया, लेकिन वो समझे नहीं कि सेक्स डिटरमिनेशन और सेक्स डिफरेंशिएशन में क्या फर्क होता है और ये बनते कैसे हैं, वो आपको इसी डिटेल से समझने में आएगा। अब आगे देखो बेटा, अब इनमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में 2 प्रकार के ऑर्गन्स हैं, प्राथमिक जननांग या जनद, एक जोड़ी वृषण, और द्वितीयक जननांग। द्वितीयक जननांगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को पहले लिखा भी था वहां पे, सहायक जनन नलिका, सहायक जनन ग्रंथि और बाह्य जननांग। ठीक है, बाह्य जननांग में एक ऑर्गन है सिसन या पेनिस। सहायक जनन ग्रंथि में 3 स्ट्रक्चर है, शुक्राशय, सेमिनल वेसाइकल, ये ग्लैंड होती है बेटा, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, ये सहायक जनन ग्रंथि है। और सहायक जनन नलिका में इंक्लूड है वृषण जाल को रेटिटेस्टिस बोलेंगे, शुक्र अपवाहिका वासिफ्रेंशिया, अधिवृषण को एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनी और शुक्रवाहक को वास डिफरेंशिया, स्खलन वाहिनी इजाकुलेटरी डक्ट और मूत्रमार्ग यूरिथ्रा। हमें इन सभी पार्ट को, जो ये ब्लैक मार्कर से लिखे हुए हैं, इन सभी को डिटेल से एक एक स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है अपने को।
ठीक है, तो ये तो केवल एक फ्लो चार्ट हमने बताया है कि कौन से ऑर्गन को किस कैटेगरी में रखा जाता है, बाकी इन सभी की डिटेल से अपने को स्टडी करनी है। हाँ बेटा बताओ, यहां तक की चीजों में कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, समझने में आ गया? ठीक हाँ है सर। चलो देख, अब एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो सर पीडीएफ सेंड कर दे। ये प्राथमिक जननांग से ऊपर वाले तो लिख लिए होगे, 4 पॉइंट है ना? गोविंद सिंह नहीं हुआ था वो? उदाहरण लिख रहे हैं अभी। तो एक लाइन ऊपर करना सर।
सर नीचे करना। हो गया बेटा यहाँ तक का? जल्दी लिखो फिर आगे बढ़े। हो गया सर? हाँ बेटा बस 1 मिनट। ये नर जनन तंत्र से ऊपर वाला लिख लिया क्या? हटा दूं इसको? नहीं सर थोड़ा सा रह गया। कितना रह गया बताओ? हाँ सर बस यही थोड़ा सा रह गया। हाँ ये लिखने के बाद बता देना फिर, है ना, हो गया तो। कर लो सर। हो गया?
हो गया? हो गया ना सब लोगों का? हटा दूं? चलो ठीक है। अब आगे ध्यान दो बेटा, देखो एक डायग्राम देख रहे हैं अपन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंट व्यू डायग्राम है। ठीक है, ये नर चना तंत्र का फ्रंट व्यू डायग्राम बना रहे हैं अपन इसमें। एक बार समझ लो, उसके बाद में देखो बेटा, ये जो ऊपर स्ट्रक्चर है ना, ये तो है यहाँ पर मूत्राशय, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से ये जो नलिका आ रही है, ये होगी यहाँ पर मूत्रवाहिनी। ठीक है, ये मूत्रवाहिनी हो गई। और ये फिर जो नीचे बिल्कुल सीधी जो नलिका बना रखी है, ये पूरा इसमें मूत्र मार्ग है ना, यूरिथ्रा हो गया यहाँ पर। और ये साइड में ये काउपर्स ग्रंथि है, और ये हो गया यहाँ पर टेस्टिस या वृषण, जो ओवल शेप में होंगे। और वृषण के बाहर की तरफ जो स्किन की पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगी, इसको स्क्रोटम बोलते हैं अपन, है ना, ये स्क्रोटम हो गया। और वृषण से जो नलिका बाहर की तरफ आ रही है, शुक्र भाग। ये हो गया बेटा वास डिफरेंस। ठीक है, शुक्र वाहिनी कहते हैं इसको। और ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर की तरफ लूप बनाती है। ठीक है, ऐसे लूप बनाती हुई आ रही है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाती है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर को क्रॉस करते हुए फिर आती है ये। और मूत्रवाहिनी के ऊपर एक फूली हुई संरचना बनाती है, जिसको अपन एम्पुला कहते हैं। ठीक है, और ये फाइनली इसी डक्ट में आकर के ओपन हो जाएगी यहाँ पे। और ऐसे ही डक्ट यहाँ पर भी बनाएंगे अपन।
ठीक है, इस तरह से। ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंट व्यू डायग्राम बन रहा है यहाँ पर, है ना। और ये यहाँ पर होगा सेकेंडरी या एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पेनिस। पेनिस में यहाँ पर उत्तकों के 3 रज्जु पाए जाते हैं। 3 कॉर्ड यहाँ पर बनेंगे, और ये इरेक्टाइल टिश्यू के बने हुए कॉर्ड होते हैं, जिनमें से एक कॉर्ड तो अधर सतह पर मिलेगा, और जो एक रज्जु है वो इसमें पृष्ठ पार्श्व में पाया जाता है। एक पृष्ठ पार्श्व में होगा और दूसरा अधर सतह पर मिलेगा। ठीक है, ऐसे उत्तकों के 3 रज्जु यहाँ पर बनते हैं, और इनका नेम भी बेटा अलग अलग अभी अपन आगे बताएंगे इसमें कि कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पर होते हैं। तो देखो, जैसे एक रज्जु है तो उसको तो मैंने यहाँ पर येलो कलर से हाईलाइट किया। ये है कॉर्पस स्पोंजियोसम। उत्तेजनशील या उत्थानशील उत्तकों का बना हुआ ये रज्जु है, जो इसमें अधर सतह पर पाया जाएगा। संख्या में 1 होता है बेटा ये। और जो यूरिथ्रा होता है ना, मूत्र मार्ग, वो इसी रज्जु से होते हुए गुजरता है, कार्पस स्पोंजियोसम से होता हुआ। इसलिए जो पेनिस में से मूत्र मार्ग गुजरेगा उसको अपन स्पोंजियस मूत्र मार्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दिखने में ऐसे लग रहे होंगे कि जैसे 2 संरचना हमने बना रखी है ना। ये येलो कलर वाला एक्चुअल में 2 नहीं है, ये एक ही है, क्योंकि बीच में से यूरिथ्रा पास कर रहा है ना, तो इसलिए अपने को ये ऐसा यहाँ पर लग रहा है। और ये जो मैं स्काई ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, इनकी संख्या 2 होती है, जो अभी अपन लेबलिंग करेंगे तो उसमें भी लिख देंगे। ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा होंगे। ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है। ठीक है, और बाहर की तरफ यहाँ पे ये स्किन की फोल्डिंग होगी। ठीक है, ये स्किन की फोल्डिंग होती है। अब देखो, एक एक पार्ट को अपन लेबल करते हुए पढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे ये जो स्ट्रक्चर है, इसको अपन लेबल करेंगे वृषण से। टेस्टिस। ठीक है, वृषण। वृषण के बाहर की तरफ जो स्किन की बनी हुई पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्क्रोटम। ये वृषण कोश है। इसे स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सैक भी कहते हैं, स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। और वृषण कोश से कनेक्ट करने के लिए ये तंतु में उत्तक पाए जाते हैं जो इसको इससे कनेक्ट करते हैं, और इस संरचना को हम बोलेंगे यहां पर गुबरनेकुलम। ठीक है, गुबरनेकुलम। अब आगे देखो बेटा, वृषण से जो नलिका बाहर निकल रही है, इस नलिका को हम कहेंगे शुक्रवाहिनी। हिंदी में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, शुक्रवाहिनी में और शुक्र अपवाहिका में। तो आप है ना, यहां पर इसका इंग्लिश का नेम याद कर रखना, वास डिफरेंस कहते हैं इसको, है ना, वास डिफरेंस।
अब शुक्रवाहिनी देखो बेटा, फिर जैसे ऐसे असेंड कर रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जाकर के मूत्रवाहिनी को क्रॉस करती है। अच्छा, मूत्रवाहिनी के ऊपर क्रॉस कर रही है और यूरिनरी ब्लैडर को भी क्रॉस कर रही है ना। वास्तव में तो ये यूरिनरी ब्लैडर को ऐसे क्रॉस करके घूम के फिर नीचे आती है। जैसे ये नलिका पहले ऊपर गई, ये ब्लैडर है, तो ब्लैडर को ऐसे क्रॉस करके फिर घूम के नीचे आ रही है। तो जहां पर ये मूत्रवाहिनी को और ब्लैडर को क्रॉस करती है ना, तो वहां पर एक ये लूप बनाती है और इसको हम कहते हैं एम्पुला। एम्पुला, अपन जूलॉजी में जो स्वेल्ड स्ट्रक्चर, फूली हुई संरचना होती है, उसको एम्पुला कहते हैं। तो ये एम्पुला बनाता है, ध्यान रखना। एम्पुला अंडवाहिनी में भी होता है और शुक्रवाहिनी में भी होता है ना। तो ये एम्पुला हो गया। अब एम्पुला से फिर ये नलिका मूत्राशय के ऊपर लूप बनाती हुई नीचे वापस आ रही है और शुक्राशय की नलिका में आकर के खुल जाती है। तो ये जो संरचना है, ये हो गया यहां पर शुक्राशय। इसको आप सेमिनल वेसाइकल भी कहते हैं, सेमिनल वेसाइकल। अब ये जो शुक्राशय की एक नलिका के साथ में मर्ज हो गया, और ये जो छोटी सी नलिका है, इस नलिका को हम बोलेंगे यहां पर स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी, या फिर इसे इंग्लिश में इजाकुलेटरी डक्ट भी कहते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट। ठीक है। तो शुक्र वाहिनी शुक्राशय की नलिका के साथ मिलकर एक छोटी नलिका बनाती है, जिसको स्खलन वाहिनी कहते हैं। ठीक है। अब स्खलन वाहिनी फिर ये आगे मूत्र मार्ग में खुल रही है। तो ये जो पूरा पार्ट यहां पर आगे की तरफ बनेगा, ये है बेटा इसमें मूत्र मार्ग, यूरिथ्रा। देखो ये पूरा मूत्र मार्ग है, ये पूरी जो नलिका आ रही है ना, ये पूरा मूत्र मार्ग है इसमें। अब मूत्र मार्ग के 3 भाग होते हैं। एक प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग, जहां पर प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर से गुजर रहा है, तो प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग। तो यहां पर जो ये सिंघाड़े नुमा है ना, ये जो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हमने बना रखी है, ये संरचना है इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि। ये प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई। ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर से गुजर रहा है, उसको प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा कहेंगे, है ना। और जो पेनिस में से गुजर रहा है, उसको पिनाइल यूरिथ्रा कहते हैं। और जो बीच में छोटा सा भाग होता है, उसको झिल्ली में मूत्र मार्ग कहते हैं, जो आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने सारी चीजें बता दी थी, और अब बार बार उसको नहीं पढ़ेंगे अपन यहाँ पे। अब प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे यहां पर ऐसे क्लब शेप में एक ग्लैंड और है, और इस ग्रंथि को हम बोलते हैं काउपर्स या बल्बो यूरिथ्रल। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि जो पेनिस के आधारी भाग में पाई जाती है, उसको काउपर्स ग्रंथि या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि कहते हैं। आगे जो संरचना है, यह है पेनिस। पेनिस में 3 इरेक्टाइल टिश्यू से यह बना होता है, 3 इरेक्टाइल टिश्यू के रज्जुओं से मिलकर बना होता है। और इन रज्जुओं को क्या बोल रहे हैं अपन? देखो, एक है कॉर्पोरा केवर्नोसा, कॉर्पोरा केवर्नोसा, इनकी संख्या 2 होती है। ठीक है। ये जो स्काई ब्लू कलर वाला पार्ट है, ये कॉर्पोरा केवर्नोसा है, और दूसरा है कॉर्पस स्पोंजियोसम। कॉर्पस स्पोंजियोसम, और इसकी संख्या 1 है। और इन दोनों को कंबाइंडली अपन कह रहे हैं यहां पर इरेक्टाइल टिश्यू। ठीक है। मतलब उत्तेजनशील उत्तकों के 3 रज्जुओं से मिलकर बना होता है। अब पेनिस का जो टर्मिनल एंड है, जो अंतिम फूला हुआ भाग, ससंगमुंड। अंतिम फूला भाग, इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ठीक है। और ये संवेदनशील भी होता है।
टैक्टाइल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, तो सेंसिटिव पार्ट भी होगा। और ग्लांस पेनिस में देखो ये पूछा जाता है कि ग्लांस पेनिस कौन से उत्तक से बना होता है, तो ग्लांस पेनिस केवल कार्पस स्पोंजियोसम से बना होता है ना। कॉर्पोरा केवर्नोसा ग्लांस पेनिस तक एक्सटेंड नहीं करते हैं, और कार्पस स्पोंजियोसम एक्सटेंड करके ग्लांस पेनिस बनाता है। ग्लांस पेनिस के ऊपर, ठीक है, ये ग्लांस पेनिस पर स्किन की लूज फोल्डिंग, जो त्वचा का ढीला आवरण होता है ग्लांस पेनिस पर, और इसको बोलते हैं प्रीप्यूस या फोर स्किन भी कहते हैं। प्रीप्यूस या फोर स्किन भी कहते हैं, जो ग्लांस पेनिस के ऊपर एक स्किन की लूज फोल्डिंग होती है, उसको प्रीप्यूस या फोर स्किन भी कहते हैं। और यहां पर टर्मिनल एंड पर एक रंध्र होगा, इसको बोलेंगे मूत्र जनन छिद्र, क्योंकि मूत्र जनन मार्ग बाहर की तरफ ओपन कर रहा है। ठीक है, यूरिनोजेनाइटल अपर्चर या यूरिनोजेनाइटल मीटस के नाम से जानते हैं। ग्लांस पेनिस के नीचे, सॉरी, प्रीप्यूस के नीचे यहां पर कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती है, जैसे मैंने ये
तंत्र में एक प्रक्रिया बताई थी कि जैसे मूत्र उत्पन्न के समय, है ना, अनुकंपी तंत्र आंतरिक अवरोधिनी को शिथिल करता है और मूत्राशय की डिट्रूसर पेशी को संकुचित करेगा तो यूरिन बाहर आएगा, है ना। और अनुकंपी तंत्र क्या कर रहा है, वो यहाँ पे आंतरिक अवरोधिनी को संकुचित कर लेगा और जो मूत्राशय को शिथिल करेगा, ठीक है। और फिर मैंने आप फंक्शन ये भी बताया जब अनुकंपी पर अनुकंपी में कंपैरिजन किया था तब कि जो स्खलन के दौरान देखो पेनिस में जो इरेक्शन होता है ना, पेनिस में जो उत्थानशील होता है तो वो इरेक्शन परानुकंपी तंत्र की वजह से है, और जो सीमन का इजाकुलेशन होता है, स्पर्म बाहर निकलते हैं, वो अनुकंपी की वजह से होगा। तो अनुकंपी तंत्र एक्टिवेट होगा तो उस समय बेटा यहां पर जो आंतरिक अवरोधिनी है उसको बंद कर लिया जाता है। तो आंतरिक अवरोधिनी बंद होगी तो जो स्पर्म है वो ऊपर नहीं जाएंगे यहां पर, है ना। तो आप ये भी समझ सकते हैं अगर आपसे पूछे कि जैसे शुक्र मतलब लैंगिक इच्छा के दौरान, है ना, जब स्खलन होता है, नर के शरीर से शुक्राणु बाहर निकलते हैं तो उनको मूत्राशय में जाने से रोकने के लिए क्या रेस्पॉन्स होता है, तो आप ये कहोगे कि उस टाइम पे अनुकंपी तंत्र एक्टिवेट होगा क्योंकि अनुकंपी तंत्र की वजह से ही स्पर्म बाहर निकलते हैं। तो अनुकंपी तंत्र एक्टिवेट होगा तो मूत्राशय की आंतरिक अवरोधिनी बंद हो जाती है, इसलिए एट ए टाइम या तो यूरिन ही बाहर आएगा या सीमन ही बाहर आएंगे, दोनों एक साथ कभी भी बाहर नहीं आते हैं क्योंकि उस समय आंतरिक अवरोधिनी बंद है, इसलिए स्पर्म ऊपर नहीं जाएंगे। और अब देखो स्पर्म किधर आ गया बेटा, सीधा नीचे, है ना, मूत्र मार्ग में आ गए जो पेनिस में यूरिनोजेनाइटल अपर्चर के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। क्लियर बेटा, कोई डाउट नहीं है, समझने में आ गया भाई ये वाली चीज। अब आगे ध्यान दो, देखो अब आगे पढ़ रहे हैं अपन यहां पर वृषण के बारे में। मानव में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, है ना। वन पेयर टेस्टिस, है ना, सिचुएट आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी विद इन स्क्रोटम। अभी डायग्राम में भी तो देखा है ना, क्यों, क्योंकि यहां इनका टेम्परेचर शरीर ताप से कितना कम होगा, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। इतना टेम्परेचर शरीर ताप से जो इनका टेम्परेचर है टेस्टिस का वो इतना कम रहेगा, 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। जैसे मान लो कि हम शरीर ताप माने 36 से 37 डिग्री सेल्सियस माने, अब उसमें से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम कर दो, है ना। जैसे आप एवरेज 37 भी मानते हैं तो 37 में 2 डिग्री कम करेंगे तो 35 हो गया, 2.5 कम करेंगे तो 34.5 हो गया। तो एवरेज 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान टेस्टिस के अंदर रहता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि वृषण में शुक्र जनन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है। अब आप उसमें ऑप्शन दोनों वहां पर दिए होते हैं, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 37 या 34 से 35, तो आपको उस केस में 34 से 35 बताना है ना, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कितना रहता है तो 34 से 35 रहेगा। कितना कम रहता है बॉडी टेम्परेचर से, तो फिर आप 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बताओगे, ठीक है। आगे देखो, भ्रूण अवस्था में वृषण उदर गुहा में होते हैं। जब एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, जैसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उसके गर्भाशय में कोई नर भ्रूण डेवलप कर रहा है, तो जो नर भ्रूण है उसमें वृषण उदर गुहा में होते हैं जो जन्म से कुछ समय पहले वृषण कोश में आते हैं। कब आते हैं, गर्भावस्था के 7वें महीने में। तो 2 डेटा हो गए, गर्भावस्था का 7वां सप्ताह और गर्भावस्था का 7वां महीना, है ना। 7वें सप्ताह में तो वृषण का विभेदन होता है और 7वें महीने में वृषण उदर गुहा से वृषण कोश में आ जाते हैं। आई बात समझने में। जैसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, अब उसमें 7वां महीना चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो 7वें महीने से पहले अगर जैसे सोनोग्राफी वगैरह करवाई जाती है ना, वैसे तो
मतलब जो शल्य क्रिया द्वारा हटाना क्या कहलाता है? ऑर्कियोडेक्टोमी कहलाता है। बताओ बेटा ये बात समझने में आई नहीं आई? ठीक है, आगे देखो, वृषण तंतु में उत्तक द्वारा वृषण कोश से जुड़े होते हैं तथा वक्षण नाल द्वारा उदर गुहा से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब इसका देखो, आपको एक डायग्राम मैं आपको समझाता हूं और उस डायग्राम से देखते हैं। देखो, जैसे ये जो संरचना है, ये वृषण है और ये वृषण कोश, और ये तंतु में उत्तकों का एक रज्जु है जो टेस्टिस को स्क्रोटम से कनेक्ट कर रहा है, और इसको हम कहेंगे गुबरनेकुलम। गुबरनेकुलम, ठीक है, ये गुबरनेकुलम कहलाता है। अब देखो यहां से कुछ नलिकाएं बाहर की तरफ निकल रही है। जैसे एक नलिका इस तरह से मैं बताऊं तो इसको हम कह रहे हैं यहां पर शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, और ये जो रेड कलर से मैंने लाइनिंग यहां पर बनाई है, देखो बेटा ये ब्लड वेसल्स है जो इसको ब्लड लेकर के आ रही है, और इस ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं वृषण धमनी, टेस्टिकुलर आर्टरी। और ये ब्लू कलर से जो वेसल्स है, ठीक है, जो यहां से ब्लड को वापस बाहर लेकर के जा रही है, और इसको हम बोलेंगे यहां पर वृषण सिरा, ठीक है, या टेस्टिकुलर वेन। और एक ये जो ग्रीन कलर से जो बना रहे अपन, ये है यहां पर तंत्रिका, ठीक है, और इसको आप कह सकते हो यहां पर वृषण तंत्रिका। तो ये देखो, ये जो संरचनाएं हैं, है ना, इन स्ट्रक्चर्स को हम कंबाइंडली वृषण रज्जु के नाम से जानते हैं, या फिर आप इन्हें स्पर्मेटिक कॉर्ड भी कह सकते हो इंग्लिश में। स्पर्मेटिक कॉर्ड या वृषण रज्जु, है ना, शुक्रवाहिनी, वृषण धमनी, वृषण सिरा, वृषण तंत्रिका, इनको कंबाइंडली स्पर्मेटिक कॉर्ड या वृषण रज्जु कह सकते हैं। और ये जो नलिकाएं हैं, ये नलिकाएं बेटा सॉरी, ये जो संरचनाएं हैं, ये संरचनाएं एक नलिका से होती हुई गुजरती है। देखो इस तरह से, है ना, ये एक नलिका से होती हुई गुजरती है। जैसे मैंने ये ट्यूब बनाई, देखो इस ट्यूब के अंदर होती है ये संरचना, और ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हम बोलेंगे यहां पर इंगुइनल कैनाल। इंगुइनल कैनाल, या फिर इसे वक्षण नाल कहते हैं, है ना, इंगुइनल कैनाल या वक्षण नाल कहता है। तो ये इंगुइनल कैनाल से होती हुई गुजर रही है। अब जो इंगुइनल कैनाल है, ये देखो बेटा यहां पर उदर भाग से कनेक्ट कर रही है, अपने एब्डोमेन पार्ट में ऊपर की तरफ जा रही है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे आंत्र का कुछ भाग इंगुइनल कैनाल के अंदर आ जाता है ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल का कुछ पार्ट है वो अपने वक्षण नाल के अंदर आ गया, तो उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग हर्निया।
हर्निया क्या होता है, जब कोई ऑर्गन, सभी ऑर्गन्स देखो अपनी बॉडी में अपनी अपनी पर्टिकुलर केविटी के अंदर रहता है, उनकी एक पर्टिकुलर गुहा होती है, उस गुहा या केविटी के अंदर वो ऑर्गन रहता है। तो अगर कोई ऑर्गन अपनी पर्टिकुलर केविटी से बाहर आ गया तो उसको अपन हर्निया कह देते हैं। ठीक है, जैसे अपने आंत्र का जो भाग है, आंत्र का जो भाग है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग हर्निया, क्योंकि नीचे आ रहा है ना, तो डिसेंडिंग हर्निया। और अगर वृषण का जो भाग है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग हर्निया, असेंडिंग हर्निया। तो ये जो डिसेंडिंग और असेंडिंग हर्निया है, ये इंगुइनल हर्निया के दो टाइप होते हैं। ठीक है, ये इंगुइनल हर्निया के दो टाइप है, डिसेंडिंग इंगुइनल हर्निया और असेंडिंग इंगुइनल हर्निया। डिसेंडिंग हर्निया में एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट ये डिसेंड करता है इंगुइनल कैनाल में, और असेंडिंग हर्निया में टेस्टिस का पार्ट असेंड करता है इंगुइनल कैनाल में। तो ये इस तरह से इंगुइनल कैनाल मतलब कि दो प्रकार के हर्निया यहां पर हो गए इन चीजों से रिलेटेड। बताओ बेटा, यहां तक के पोर्शन में आपको कोई डाउट है क्या? ठीक है, आंत्र में मतलब लार्ज वाली आती है हैं? हाँ, तो वही तो आएगी सबसे जो नीचे पार्ट होगा, या कोई जरूरी नहीं है स्मॉल का भी आ सकता है ना, वो कोई फिक्स नहीं होता है। अब आगे ध्यान दो बेटा, देखो अब यहां पर कुछ प्रकार की मसल्स होती है, तो उन मसल्स के बारे में देख लेते हैं। देखो, एक जो मसल्स है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड मतलब इंगुइनल कैनाल में पाई जाती है, तो वो मसल्स होगी यहां पर इस तरह से। मैं ये रफली समझा रहा हूं आप लोगों को। देखो ये स्काई ब्लू कलर से ऐसे ये सर्किल में मैं बता रहा हूं, एक मसल्स तो इस तरह से होती है, इस मसल को हम बोलते हैं क्रीमेस्टर पेशी, ये क्रीमेस्टर पेशी होगी। और जो एक मसल्स है वो यहां पर कुछ इस तरह से होगी, ये ग्रीन कलर वाला देखो, जो किसकी भित्ति में पाई जा रही है, वृषण कोष की भित्ति में। अब वृषण कोष की भित्ति में जो मसल्स पाई जाती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डार्टोस पेशी, डार्टोस पेशी, ये डार्टोस पेशी है। ठीक है, और जो इंगुइनल कैनाल में जो पाई जाती है उसको हम बोल रहे हैं यहां पर क्रीमेस्टर पेशी, क्रीमेस्टर पेशी। तो ये दो प्रकार की मसल्स यहां पर होती है बेटा, एक क्रीमेस्टर मसल्स है और एक डार्टोस मसल्स है। अब देखो इन मसल्स का फंक्शन क्या होगा, ये एक तो वृषण की स्थिति को बनाए रखती है, इसकी पोजीशन को मेंटेन करेगी, और टेम्परेचर भी मेंटेन करती है। तो वृषण की स्थिति को बनाए रखती है और वृषण के ताप नियमन में सहायक भी होती है, हेल्प करती है उसके टेम्परेचर के रेगुलेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं यहां पे कि अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर अगर लो है, अगर बाहर का टेम्परेचर लो है, देन मसल विल बी कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन तब यहां पे मसल्स रिलैक्स करेगी। तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो वृषण कोष कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और टेस्टिस एब्डोमेन केविटी की तरफ असेंड कर जाते हैं। ठीक है, और अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर हाई है तो उस केस में जो टेस्टिस है वो डीप स्क्रोटम के अंदर, स्क्रोटम में डीपली डिसेंड करेंगे। ठीक है, तो ये इनके टेम्परेचर को मतलब कंट्रोल यहां पर कर रही है क्रीमेस्टर मसल्स और डार्टोस मसल्स। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पे ये देखो, वृषण तंतु में उत्तक गुबरनेकुलम द्वारा वृषण कोष से जुड़े रहते हैं तथा वक्षण नाल इंगुइनल कैनाल द्वारा उदर गुहा से जुड़े रहते हैं, है ना। इंगुइनल कैनाल इसको एब्डोमेन केविटी से
और जो गुबरनेकुलम है उसको वृषण कोश से कनेक्ट कर रहा है। लेकिन और भी चीजें होती है यहाँ पे, है ना, जो उसको कनेक्ट करती है। एक क्वेश्चन आपके उसमें दे रखा है पैकेज में, तो आप पढ़ोगे तो उसमें गुबरनेकुलम की जगह और ही कोई आंसर जा रहा है। तो वो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे उन सभी स्ट्रक्चर के बारे में और समझते जाएंगे, ठीक है, फिर वो पता लगता जाएगा। अब मुझे ये बताओ, यहां तक के पोर्शन में आप लोगों को कोई डाउट है क्या? इसमें क्लियर है, समझने में आ गया? अब आगे देखो बेटा, अब हाथी, जलीय स्तनधारी व प्रोटोथीरियन, ठीक है, एलिफेंट एक एक्वेटिक मैमल्स और प्रोटोथीरियन, इनमें वृषण स्थायी रूप से उदर गुहा में रहते हैं, ठीक है। अब हम ये सोचें कि अगर टेस्टिस एब्डोमेन कैविटी में रहेंगे तो उससे इनका टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होगा, है ना, क्योंकि उदर गुहा से बाहर क्यों पाए जाते हैं वृषण? क्योंकि वहां पर उनका तापमान शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, तभी तो एब्डोमेन कैविटी के आउटर साइड में होता है ना। तो अब यहां पर क्या ऐसा नहीं होगा? तो बेटा ये जो एग्जाम्पल लिखे है ना, एलिफेंट है, एक्वेटिक मैमल्स है, प्रोटोथीरियंस है, इनमें टेस्टिस परमानेंटली एब्डोमेन कैविटी के अंदर रहेंगे और इनको उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इनकी बॉडी में जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, समझ रहे हो मेरी बात को, कि इनके शरीर में जो तापमान आवश्यक है, जैसे सबसे बाहर वाले स्तर को बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस, सबसे आउटर, ये बेटा पेरिटोनियम का दोहरा आवरण है, डबल फोल्डिंग होता है पेरिटोनियम, तो आप जानते ही हो, है ना। मीजोथीलियम सरल सल के स्तर जो अपने देह गुहा पेरिटोनियम बोलते हैं। मध्य स्तर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, सघन अनियमित WFCT, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये देखो यही मेन कवरिंग होती है, जो टेस्टिस का मुख्य आवरण है एक्चुअल में ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही होता है ना। ये संपूर्ण वृषण को आवृत करते हैं, एक टफ लेयर है, इनकी शेप मेंटेन करेगा, है ना, इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो मेनली ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। अंतः वृद्धि कर वृषण ग्रोथ करता है और इंटरनली ग्रोथ विभाजक पट्ट बनाएगा, जो वृषण को लगभग 250 वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल में विभाजित कर देता है और प्रत्येक पालिका में 1 से 3 शुक्र जनन की बात है। और सबसे अंदर वाले लेयर को ट्यूनिका, है ना, ये संवैनी स्तर है, इसीलिए वेस्कुलर है तो वेस्कुलोसा नाम रखा, और वृषण पालिका को आश्रित करता है। देखो ये थ्योरी की बात अलग है, डायग्राम से समझेंगे तो आपको थोड़ी और चीजें इसमें
अच्छे से समझने में आ जाएगी। तो एक बार डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद में आगे बात करेंगे बेटा। फिर देखो समझ लो बेटा एक बार, इसमें पहले समझ लो, बाद में बना लेना डायग्राम आराम से। देखो ये जो आपको पूरी ब्लैक बाउंड्री दिखाई दे रही है ना, क्या हो गया बेटा, कैसे हंसी आ रही है? पीछे बैठ जाना तो जाके, तो तू इनकी वकील है, हैं? तेरे को वकील बना रखे हैं ये, बता। नहीं बना रखे? लग रही है थोड़ी देर और एडजस्ट कर लो है, फिर बाद में आ रहे में 18 आएगा, वो बड़ा बैच है। क्या हो गया? बंद कर दे बेटा फिर इसको, नहीं तू रहने दे फिर। देखो ये जो पूरी एक जो बाउंड्री है ना, ये पूरा यूनिक निया है। तो ये इसका बाह्य सॉरी मध्य स्तर हो गया ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसमें एक मोटा स्तर है, जो देखो ये अंदर की तरफ आंतरिक रूप से वृद्धि करके है ना, इस तरह में डिवाइड कर देता है ऐसे। ठीक है, ये जो पार्ट अपन बना रहे हैं ना बेटा, ये पूरा यहां पर ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही है। एक मिनट देखो इसको, है ना, जो मैं ये येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूं इस पोर्शन को। ये पूरा पोर्शन ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, जो इंटरनली ग्रो करके इसने वृषण को ऐसे कई चैम्बर में डिवाइड कर दिया। तो ये डिवाइड कर रहा है इनको वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। देखो ये तो हो गए यहां पर वृषण जिसको इसमें टेस्टिकुलर सेप्टम, ये वाला, ये टेस्टिकुलर सेप्टम हो गया। ठीक है, और फिर ये टेस्टिकुलर की वजह से ये वृषण पालिका, जिनको टेस्ट
इनकी संख्या कितनी होती है? लगभग 250। हाईली कोइल्ड ट्यूब्स यहां पर प्रेजेंट होती है। देखो ये जो ग्रीन कलर से मैं जो ट्यूब बना रहा हूं यहां पर, ये ऐसे हाईली कॉइल्ड ट्यूब है। यहाँ पे अति कुंडलित नलिका है और एक पालिका में इनकी संख्या 1 से 3 होगी। तो टोटल संख्या कितनी हो सकती है इसमें? 250 से 750। ठीक है, इस तरह से ये जो ट्यूब अपन ने बनाई है ना बेटा ग्रीन कलर से अंदर की तरफ, इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका, सेमिनिफेरस ट्यूब इंग्लिश में कहते हैं इनको। ये शुक्र जनन नलिका हो गई। ठीक है, अब शुक्र जनन नलिका कहां पाई जा रही है? वृषण पालिका में। तो ये जो वृषण पालिका है ये एक पतले संवहनीय उत्तक के द्वारा आश्रित होती है। देखो एक मैं रेड कलर से यहां पर बाउंड्री बना रहा हूं ये अंदर की तरफ, जो वृषण पालिकाओं को आश्रित कर रहा है, और इसी लेयर को आप बोलते हैं बेटा ट्यूनिका वेस्कुलोसा, है ना? यही क्या कहलाता है? तीसरा स्तर है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, अब देखो ये जो शुक्रजनन नलिकाएं है ना बेटा, अब ये शुक्रजनन नलिकाएं जब वृषण पालिका से बाहर की तरफ निकलती है, वृषण पालिका से बाहर की तरफ निकलती है, तो ये बिल्कुल सीधी नलिकाओं के रूप में खुलती है। वृषण के पीछे एक अपन ने गुहा बना रखी है ना? चलो यहां तो अंडाकार आकृति का दिखाई दे रहा है, बाकी वास्तव में होती है। तो जो वृषण पालिकाएं शुक्रजनन नलिकाएं हैं, ये सीधी नलिकाओं के रूप में वृषण के पश्च और अनियमित गुहा में खुल रही है। और ये जो अनियमित गुहा है, ठीक है, इसमें इन नलिकाओं को बोला जाता है ट्यूबुली रेक्टाई। क्या कह रहे हो? ट्यूबुली रेक्टाई, है ना? अब शुक्रजनन नलिका कोई कह रहा है बेटा ट्यूबुली रेक्टाई। सीधी नलिकाओं के नियमित गुहा में ये जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं, ये आपस में मिलकर के एक नलिकाओं का जाल बनाती है। तो इस नलिकाओं के जाल को देखो मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, और इस जाल को हम क्या कहते हैं? वृषण जालक या फिर रेटी टेस्टिस कहते हैं, है ना? वृषण जालक या रेटी टेस्टिस, समझने में आई बात? अब वृषण जालक से ये 10 से 12 नलिकाओं का समूह है, बाहर की तरफ निकल रहा है। देखो ऐसे ऐसे लगभग 10 से 12 नलिकाओं का समूह है, बाहर की तरफ निकलता है। और इन्हीं नलिकाओं को हम क्या बोलते हैं? शुक्र अपवाहिका, वास फ्रेंशिया बोला जाता है ना? इन्हीं को वास फ्रेंशिया कहता है। तो ये जो नलिकाएं हैं इनको हम नाम देते हैं यहां पर शुक्र अपवाहिका
वास इफ्रेंसिया। समझने में आ रही है ना स्ट्रक्चर? अब आगे देखो बेटा, ये जो वास इफ्रेंसिया है ये आगे जाकर के एक अति कुंडलित लगभग 6 मीटर लंबी नलिका में ओपन होती है, और ये जो हाईली कॉइल्ड नलिका है इस नलिका को हम बोलते हैं यहां पर एपिडिडाइमिस या अधिवृषण। एक ट्यूब बनाई ना अपन, ट्यूब को क्या नाम दे रहे हैं अपन? अधिवृषण। ठीक है, एपिडिडाइमिस कहते हैं। अब बेटा एपिडिडाइमिस के भी देखो मैं आपको बताऊं 3 भाग हैं। एक तो सबसे ऊपर वाला भाग, इसको कहते हैं कैपुट एपिडिडाइमिस। कैपुट अधिवृषण, अधिवृषण को इंग्लिश में एपिडिडाइमिस बोलेंगे। जो बीच वाला भाग है इसको बोलते हैं बेटा कार्पस अधिवृषण, और सबसे नीचे वाले भाग को बोलते हैं कोडा, मतलब कि टेल। लैटिन में कोडा का मतलब टेल होता है, तो इसको कोडा अधिवृषण बोलेंगे। अब जो कोडा अधिवृषण है यहां से फिर एक नलिका बाहर निकलती है, और इस नलिका को हम कहते हैं शुक्रवाहिनी। पास डिफरेंस है ना, शुक्रवाहिनी। तो ये वृषण के सेगिटल सेक्शन का डायग्राम है, एक लंबवत काट का चित्र है जिसमें आपको देखो ट्यूनिका एल्बुजिनिया दिखाई दे रहा है, वेस्कुलोसा, वृषण विभाजक पट्ट, टेस्टिकुलर सेप्टम, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, शुक्र जनन नलिका, ट्यूबुल इरेक्टाई, वृषण जालक, अधिवृषण, अपवाहिका, शुक्रवाहिनी, ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर इसके सेगिटल सेक्शन में पता लगते हैं। बताओ आउट है क्या इसमें? समझने में आ गया डायग्राम? अब देखो सबसे आउटर साइड में बात करते हैं तो ट्यूनिका वेजिनलिस, ये आएगा यहाँ पे ट्यूनिका वेजिनलिस। ठीक है, ये जो ब्लू कलर से कवरिंग बनाई है ना ये ट्यूनिका वेजिनलिस है। तो ये फर्स्ट कवरिंग हो गई इसकी ट्यूनिका वेजिनलिस। ठीक है, तो पेराइटल और विसरल, एक तो बाहर वाला पेराइटल ट्यूनिका वेजिनलिस और अंदर वाला विसरल ट्यूनिका वेजिनलिस। ठीक है, दोनों के बीच में देखो यहां पर गुहा भी है, और इसको वेजिनलिस गुहा कह सकते हैं आप। और इस वेजिनलिस गुहा में यहां पर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसको वेजिनलिस फ्लूइड कहेंगे। तो ये हो गई वेजिनलिस गुहा, और इसमें गुहीय तरल है ना, गुहीय तरल लिख लो, सीलोमिक फ्लूइड, गुहीय तरल यहां पे बीच में भरा हुआ रहता है। ठीक है, ये वृषण का सेगिटल सेक्शन डायग्राम है। अब देखो बेटा मैं आपको बताऊं कि ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, जैसे मैं मान लो कि चलो एक बार रफली लाइन बनाता हूं, उसको फिर मैं मिटा दूंगा अभी। अब वृषण कोश में देखो कौन कौन से स्ट्रक्चर होगी। ये पिंक कलर की लाइन देखो, ये वृषण कोश है ना, स्क्रोटम है। तो स्क्रोटम में क्या क्या चीजें हैं? स्क्रोटम में टेस्टिस भी है,
रेटिटेस्टिस भी है और शुक्र अपवायिका भी है और एक अधिवृषण भी है ना। तो ये अधिवृषण, शुक्र अपवायिका, वृषण जालक, ये सारे किसी के अंदर होते हैं, स्क्रोटम के अंदर ही होते हैं, है ना, याद रहेगा, स्क्रोटम के अंदर ही होता है। बाकी की चीजें फिर स्क्रोटम से बाहर निकल जाती है। इस लाइन को हटा देता हूं मैं यहां से। अब मुझे बताओ यहां तक के पोर्शन में आपको कोई डाउट है क्या? क्लियर है बेटा? डायग्राम समझने में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब इन तीनों लेयर को पढ़ लो एक बार, आउटर लेयर, इनर लेयर, मिडिल लेयर और इनर वॉल, इनको पढ़ लो। इनमें कोई डाउट है क्या आप लोगों को? समझने में आया नहीं आया? हाँ सर, आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े अपन। चलो ठीक है। देखो तंत्र, क्योंकि बाकी तो इसमें एनसीईआरटी में देखो ये इंट्रोडक्शन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पढ़ते हैं, शरीर के श्रोणी भाग में अवस्थित होता है। याद रखना बेटा, पेल्विक रीजन के अंदर, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल हो, आपको तो श्रोणी भाग में याद रखना है। क्योंकि अपन ने देखो इसमें सबसे ऊपर पहले ये चीज इसमें नोट करा दी थी यहाँ पे, है ना। ये देखो लास्ट मानव जनन में 4th वाली लाइन, जनन तंत्र श्रोणी भाग में पाया जाता है ना, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में यहीं पर ही बताएंगे। फिर आगे देखो, इसके अंतर्गत एक जोड़ी वृषण, सहायक जनन नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रिय शामिल होते हैं। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली या धानी में स्थित होता है, जिसे वृषण कोश कहते हैं। वृषण कोश वृषण के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार, जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5। वृषण सघन आवरण का रहता है। देखो एक ही लेयर बता रहा है, पता ये सघन आवरण कौन सा है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, है ना, उसकी बात कर रहा है। क्योंकि मेन जो कवरिंग है ना, वो हम इसी की बात करेंगे बेटा। मुख्य स्तर आपको ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही बताना है। और प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष, जिन्हें वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्र जनन नलिका सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती, जिसमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं, है ना। एक पालिका में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब होगी। प्रत्येक शुक्र जनन नलिका का भाग, ये अपन आगे फिर उसमें बात करेंगे, है ना। ये जो पार्ट है ना, ये हम शुक्र जनन नलिका की आंतरिक संरचना के अंदर ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे। ये डायग्राम देखो मैंने अभी आप लोगों को बना करके समझाया, ठीक है। अपन ने जो डायग्राम बताया था उसमें केवल ये पार्ट्स के बारे में पता लगते हैं, बाकी फिर भी आप इनको पढ़ना, है ना। जैसे आप इस वाले डायग्राम में देख लो, जैसे पेनिस में ये पिंक कलर से जो पार्ट देखो मैंने लेबल किया, ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, और ये जो येलो कलर वाला है ना, ये कॉर्पस स्पोंजियोसम है। देखो यहां भी बता रखा है। बाकी आपको केवल ये जो भाग देख रहे हो ना, तो इसमें लेबलिंग की बात कर लेंगे, हाँ, कि भाई कौन से पार्ट को क्या लेबल कर रखा है, बस उसको समझना है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक डायग्राम बेटा इसमें ये वाला दे रखा है, ठीक है। ये भी वही सब चीजें हैं, जैसे मूत्रवाहिनी है, शुक्राशय पता लग रहा है, मूत्राशय पता लग रहा है, शुक्रवाक में कोई डाउट नहीं है, इसमें भी डाउट नहीं है, पेनिस, है ना, मूत्र मार्ग, सीसन मुंड, अग्रछद, ये 4 स्किन को कहते हैं, वृषण कोश, वृषण कंद ग्रंथि, ये ग्रंथि बोल रहे हैं, हो गई मलाशय, स्खलन वाहिनी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन पार्ट्स को याद करने में कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। याद क्या करना है भाई, मैंने तो डायग्राम तो पढ़ ही लिया, बस एक बार इसमें ये देख लेंगे कि हाँ यार कौन से पार्ट को क्या लेबल कर रखा है, ताकि कोई बाद में डायग्राम आए तो उसमें कंफ्यूजन ना हो। बताओ बेटा यहां तक के पोर्शन में कोई डाउट है क्या आप लोगों को? समझने में आ गया? चलो ठीक है, इसको लिख लो एक बार। डायग्राम आप बाद में बना लेना, ये वाला है ना। क्या हो गया?
हो गई थ्योरी यहाँ तक की? हटा दो थ्योरी? हो गई ना थ्योरी? डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो या आगे का लिख लो फिर।
सर उदक में को डायबिटीज इंसिपिड्स कहते हैं। मेरे को देखो इतना नहीं पता रहता, मैं तो इतना जानता हूँ डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, मेलिटस क्या होता है, इतना ही ध्यान रख लो। क्वेश्चन मैंने उदक में मधुमेह। मधुमेह डायबिटीज मेलिटस को बोलते हैं, उदक में इंसिपिडस को कहते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको हिंदी के नाम मत याद रखो ऐसे डिजीज में, है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में फिर। हो गया भाई? हो गया ना बेटा? चलो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।